नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। और आज प्राइमरली जैसा मैंने पोस्ट भी लिखा था एक, कि आज हम लोग बात करेंगे कि ईरान में क्या हो रहा है। क्योंकि ईरान में जो कुछ हो रहा है, अभी उनके यहाँ इलेक्शन हुआ है और काफ़ी तेज़ी से उनके यहाँ घटनाक्रम बदले हैं। तो उसको आई एक मतलब आइसोलेटेड इंसिडेंस समझ करके आप मत देखिए कि चुनाव हो गए, कोई नया राष्ट्रपति आ गया या इस टाइप की चीज़ें। ईरान में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट चल रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप हिस्ट्री की बात कर लें कि ईरान में हुआ क्या। तो ईरान में एक्चुअली जो वहाँ की रॉयल फैमिली थी, शाह थे, शाह रज़ा पहलवी वगैरह, तो रॉयल फैमिली थी वहाँ पे भी, मतलब रॉयल्टी थी। और 50-60s के आसपास में ऑयल का एक्सप्लोरेशन हुआ और अरब में, ईरान में, सब जगह ऑयल गैस ढूंढी जाने लगी और मिलने लगी। तो ईरान के अंदर भी अच्छा खासा डिपॉजिट मिला। और इनिशियली ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज़ ने वहाँ पे ऑयल वेल्स वगैरह वो करने शुरू किए, एक्सप्लोर करने शुरू किए और अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। और वेस्ट का हमेशा से कॉलोनाइजेशन का एक मॉडल रहा है कि जहाँ पे वो किसी न किसी देश के रिसोर्सेज को लूट के अपने देश में ले जा कर के वेल्थ क्रिएट करने का एक मॉडल है इनका। पहले वो कॉलोनीज बना करके देशों को सीधा गुलाम बना करके ये काम करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक तरीके से डोमिनेट करना शुरू किया उन्होंने। उनको समझ में आया कि ऑयल जैसी चीज़ है, ये बहुत कीमती रिसोर्स है, तो फालतू में जैसे इंडिया के ऊपर कब्जा करके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, या अफ्रीका पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इतनी लंबी फ़ौज और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। एक कंपनी बनाओ, उस कंपनी के हाथ में किसी भी कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कब्ज़े में ले लो, उस कंट्री को थोड़ा सा रॉयल्टी के नाम पे पैसा देते रहो और बाकी पूरा रिसोर्स निकाल करके अपना लेते जाओ। तो ये इन्होंने नया मॉडल ढूंढा। तो उसी कड़ी में सऊदी अरब में इन्होंने करामको करके कंपनी बनाई, और ब्रिटिश पेट्रोलियम वगैरह, ये सब कंपनीज जो हैं, ये पूरे एरिया के अंदर ऑयल वेल्स वगैरह के बड़े बड़े ऑयल फील्ड्स वहाँ की गवर्नमेंट्स के साथ नेगोशिएट करके इन्होंने अपने नाम पे लीज करा करके और काम शुरू कर दिया। अब शाह रज़ा पहलवी को फिर दिमाग आया कि यार ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी तो पूरी वेल्थ ये लोग ले जा रहे हैं ऑयल की। तो वहाँ से डिस्प्यूट खड़ा हुआ, उसने उठा करके ऑयल वेल्स को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया कि मतलब ये प्राइवेट कंपनीज जो थी इनकी, ब्रिटिश और अमेरिकन, इनके हाथ से ये ऑयल फील्ड्स वापस लेके गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर लिए कि ईरान गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और अब ईरान गवर्नमेंट इसको चलाएगी। तो जब ये हुआ तो इन लोगों का दिमाग खराब हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज़ का। और उसके बाद अचानक ईरान के अंदर एक बगावत शुरू होती है। कम्युनिस्ट वहाँ वैसे ही बैठे हुए थे, जो कि राजशाही के खिलाफ क्रांति का उनका एक बहुत पुराना कीड़ा है। तो वो कि यहाँ पे राजशाही है और हम इसको बदल देंगे, क्रांति ले आएंगे, और वो क्रांति का एक बड़ा भारी जुनून रहता है हर कम्युनिस्ट के दिमाग में। तो वहाँ के भी कम्युनिस्ट इसी में लगे हुए थे, तो उन्होंने क्रांति का बिगुल बिगुल बजा दिया। अब कम्युनिस्टों की नॉर्मली सड़क पे कोई बहुत ज़्यादा ताकत होती नहीं, तो उनका साथ दिया वहाँ के जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे, इस्लामिस्ट थे, उन्होंने। अब कम्युनिस्ट एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी थे वहाँ पे, और ये इस्लामिस्ट वहाँ पे बहुत छोटी माइनॉरिटी थे, क्योंकि ईरान जो है वो भले ही मुस्लिम कंट्री था, लेकिन उसमें वो कट्टरपंथी सोच नहीं थी इस्लाम को लेके। वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। लड़कियां नॉर्मल स्कर्ट्स और टॉप पहन करके घूमती थीं, और काफ़ी, मतलब ईरान जो है वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड सोसाइटीज़ में से गिना जाता है आज भी वर्ल्ड वाइड। तो उस समय भी इनके यहाँ पे पोजीशन ऐसी ही थी। तो मेजॉरिटी जो है वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, शाह के साथ भी उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये इस्लामिस्ट्स और ये कम्युनिस्ट्स ने मिल के एक तख्ता पलट किया, और इनको सपोर्ट मिला वेस्टर्न कंट्रीज़ का, अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रीज़ का।
अब जब ये क्रांति करीब करीब सफल हो गई तो कम्युनिस्टों ने सोचा कि अब सत्ता हमारे पास आएगी और हम कम्युनिस्ट सरकार बनाएंगे। उनको चाइना रशिया इनका सपोर्ट था। लेकिन तब तक में क्या होता है कि अमेरिका में या कनाडा में एक ईरान या सेंट्रल एशिया का ही कोई कट्टर इस्लामिक प्रीचर शिया वो वहाँ बैठा होता है। इन्हीं की कृपा से इन्होंने ही पाल के रखा होता है, आयतुल्लाह खुमैनी। तो ये उसको ईरान भेजते हैं और अचानक से सारे इस्लामिस्ट उसके साथ खड़े हो जाते हैं और सत्ता पे इस्लामी ताकतों का कब्जा हो जाता है। कम्युनिस्टों को वो दरकिनार कर देते हैं और जैसे ही इस्लामी सत्ता में आते हैं, सबसे पहला जो आदेश उनके यहाँ होता है वो ये होता है कि जितने भी कम्युनिस्ट हैं इनको चुन चुन के मार डालो। अब कम्युनिस्ट वहाँ से भागने लगते हैं तो बहुत सारे देश छोड़ के भागते हैं। बहुतों को जेल में डाल दिया जाता है, बहुतों को फांसी फूंसी दे दी जाती है। तो ये एक आपको मैंने शॉर्ट में हिस्ट्री बता दी कि इनकी जो सत्ता पलटी गई थी उसमें भी अमेरिका और ये इंग्लैंड इनका हाथ था। जो खुमैनी को ला करके बिठाया गया कुर्सी पे उसमें भी अमेरिका और इंग्लैंड इन्हीं का हाथ था। और सोच समझ के इन्होंने शिया क्लेरिक को ला करके कट्टरपंथी सत्ता चलाई। उसके पीछे कारण ये था कि इधर सऊदी अरब को भी सपोर्ट इन्हीं अमेरिका और इंग्लैंड ने दे रखा था, वहाँ से भी तेल यही निकाल रहे थे। अब सऊदी अरब जो है वो सुन्नी लीडरशिप है, किंग हैं वहाँ के, रॉयल फैमिली है, वो सारे के सारे सुन्नी हैं। तो उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए ईरान में इन्होंने एक शिया उसको ला दिया और इस तरह से गेम खेलते रहे। कभी ईरान को इराक से लड़वाया, कभी ईरान को सऊदी अरब से लड़वाया। उस एरिया में एक टेंशन बना के रखी। सऊदी अरब के ऊपर एहसान लादा कि तुम्हारा तेल बिकता रहे इसलिए हम ईरान को सैंक्शन कर रहे हैं और ये है वो है। सैंक्शनिंग का खेल बेसिकली इनका ये रहता है कि अगर जितनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं सारी की सारी कंट्रीज़ फ्री हो जाएं और अपना ऑयल मार्केट में बेचने लगेंगे तो ऑयल की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं वो ये चाहते नहीं। तो ऑयल के प्राइस को बढ़ा के रखने के लिए ये करते क्या हैं कि एक ना एक ऑयल प्रोड्यूसिंग मेजर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है उसके ऊपर ये सैंक्शन लगा देते हैं कि उसका माल मार्केट में बिकेगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली मार्केट में एक शॉर्टेज बनी रहती है और शॉर्टेज बनी रहती तो ऑयल का प्राइस एक हाई लेवल पे मेंटेन रहता है, जिसमें इनकी कंपनीज प्रॉफिट कमाती रहती हैं। अब यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो कट्टर इस्लामिक आइडियोलॉजी है दुनिया के अंदर, अगर आप उसको बारीकी से देखेंगे तो चाहे वो सऊदी अरब के अंदर रही हो और चाहे वो ईरान के अंदर रही हो, उसके पीछे अमेरिका और इंग्लैंड मेन ये दो लोग, या जिसको आज की डेट में डीप स्टेट कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो आप नाम देना चाहें, इनका हाथ रहा है। इन्होंने इसको यूज़ किया है ऑयल के ऊपर कंट्रोल बना के रखने के लिए, क्योंकि अगर रेडिकल इस्लामिक रूलर्स को आप बिठा देते हो तो एक तानाशाही को आप बिठा सकते हो, और जब तक वो तानाशाही चलती रहेगी वो तानाशाही आपके हाथ में रहेगी और आप वहाँ से ऑयल का एक्सप्लोरेशन वगैरह सब करते रहोगे अपने मन के हिसाब से। क्योंकि कल को अगर वहाँ पे डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट आ गई, लोगों ने खुद चुनना शुरू किया, तो कोई ना कोई नेता ऐसा आ जाएगा जो इनकी कहानी को ख़त्म कर देगा। तो ये एक सिचुएशन है। अब रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और हम लोग काफ़ी समय से कहते आ रहे हैं कि कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको कि आप हमेशा याद रखिए। एक इशू है ग्रेटर इज़राइल। तो इज़राइल का एक बहुत पुराना एक प्लान है। इज़राइली अपनी किताब जो है होली बुक तोरा, उसके हिसाब से ये मानते हैं कि उनके जो लीडर थे मोसेस, उनको गॉड ने एक लैंड प्रॉमिस की थी। जब वो इजिप्ट से ये लोग निकाले गए थे या निकले थे, तो इनको ईश्वर ने बोला था कि तुमको हम
यहाँ बसाएंगे और ये लैंड है, तो उसको वो ग्रेटर इज़राइल मानते हैं। और उस ग्रेटर इज़राइल में आज जो इज़राइल है वो उसके साथ साथ लेबनान, सीरिया, पार्ट ऑफ इराक, आधा सऊदी अरब, इस टाइप की कई कंट्रीज़ उसका हिस्सा बनती हैं। तो अब इज़राइल जो है उसने अपनी तोरा के हिसाब से कुछ डेट्स कैलकुलेट करके ये हिसाब लगाया कि भाई अब ग्रेटर इज़राइल बनाने का टाइम आ गया। तो उसी कड़ी में उन्होंने आ, हमास वाला एक लड़ाई शुरू की, क्योंकि सबसे पहले उनका ये कहना था कि ये जो इज़राइल छोटा सा हमारे पास है, पहले इसमें से ये फ़िलिस्तीनियों को भगा के इसको खाली करो। तो वो कहानी है। अब ग्रेटर इज़राइल का नक्शा अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखो इजिप्ट के पास का एक छोटा सा पट्टी भी इनके हिस्से में आती है, ग्रेटर इज़राइल में आती है, इजिप्ट का एक हिस्सा। और ये लोग ड्राइव करके फ़िलिस्तीनियों को जो गाज़ा स्ट्रिप है वहाँ से धकेल करके उसी पट्टी की तरफ ले जा रहे हैं, इजिप्ट बॉर्डर में। जो सिनाई पेनिनसुला है या सिनाई डेजर्ट है, इनका कहना है कि इन लोगों को वहाँ ढकेल करके बाड़ाबंदी कर दो, ये वहाँ रहेंगे। और सारे फ़िलिस्तीनियों को भी उठा करके जो वेस्ट बैंक वगैरह में हैं उनको भी धीरे से बाहर करके पहले तो हम ये इज़राइल क्लियर करेंगे। दूसरा कदम उनका ये है कि हमने लेबनान पे कब्ज़ा करना है। उसके बाद उनका प्लान है कि हमें इज़राइल सीरिया पे कब्ज़ा करना है। सीरिया से आगे निकल करके उनको आधे इराक पे कब्ज़ा करना है और उसके बाद आधे सऊदी अरब पे कब्ज़ा करना है। तो ग्रेटर इज़राइल ऐसे बनता है। अब इज़राइल अपनी जगह पे अपना काम शुरू कर चुका है। उसने फ़िलिस्तीनियों से गाज़ा स्ट्रिप तो करीब करीब खाली करवा ली है, और वेस्ट बैंक वाले शरीफ हैं थोड़े से, तो उनको लात जूता मार के बाहर निकाल देंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं। अब वो चले गए हैं लेबनान से लड़ने। तो अगला स्टेप उनका वो है कि अब लेबनान को खाली करना है। इस सीरिया जो है वो अमेरिका वैसे ही उसे मिट्टी में मिला चुका है पहले ही, तो सीरिया को कब्जे में लेने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। जॉर्डन बाजू में छोटा सा है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो लड़ ले। तो ये मैं आपको अगले 10-15 सालों का बता रहा हूँ कि ये इस डायरेक्शन में इज़राइल जाएगा। अब अरब कंट्रीज़ की बात की जाए तो इन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अब ऑयल का जो खेल है वो अब बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। अमेरिका ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि भाई देख लो, अब हमारे सैंक्शन वैंक्शन लगाने की भी औकात बची नहीं है। रशिया पे हमने इतने सारे सैंक्शंस लगाए, तेल रशिया का उसके बाद भी बिक रहा है, तो कल ईरान का भी बिकेगा, परसों वेनेजुएला का भी बिकेगा, तेल सबके बिकेंगे। तुम लोग अपना समझ लो, 30-40 डॉलर पर बैरल में अब तेल बेचना पड़ेगा तुम लोगों को, तो समझ लो। तो वहाँ से सऊदी अरब वालों की भी ट्यूबलाइट जली कि यार ये तेल का खेल तो ख़त्म हो रहा है, अब क्या किया जाए। तो इस पोजीशन में फिर उनको लगा कि यार दूसरे काम धंधे भी देखो, सिर्फ तेल के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं अपन। जब ये वाली बात आई तो बोले दूसरे काम धंधे, अब टूरिज़्म और बाकी सारी चीज़ें करने के लिए पहले जो ये कट्टर इस्लामी वाला फंडा है कि हर कोई बुर्का पहन के घूमता रहे और ये सब होता रहे, तो बोले ये तो पॉसिबल ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं हमारी कंट्री में। तो बोले हाँ, बोले इससे पीछा छुड़ाओ भैया, ये इस्लाम की कट्टरपंथी वाली जो आइडियोलॉजी है इसको अलग करो। तो वो अलग अलग गए हैं अपना। उन्होंने उसके लिए सोचा कि अब डी रेडिकलाइजेशन कैसे किया जाए, ये कट्टरपंथ को ख़त्म कैसे किया जाए। तो 2-3 मॉडल आए सामने उनको। एक तो समझ में आया कि अमेरिका का डी रेडिकलाइजेशन का तरीका जो है, अंधाधुंध गोली चलाओ, बम चलाओ, हज़ारों लाखों लोगों को मार दो, पूरे इलाके को खाली कर दो, उसके बाद अपने आप ही ना इस्लामी बचेंगे ना कट्टरपन बचेगा। एक फार्मूला वो है। दूसरा वो चाइना का एक तरीका है कि जो इगर मुसलमानों के साथ वो करते हैं कि जो चूँ चढ़ाक करे उसको उठा करके उसमें जेल में डाल दो, 10-15-20 लाख लोगों को जेल में डालो, किडनी लीवर बेचते रहो उनका, मारते रहो उनको, औरतों के साथ कुछ भी करते रहो, गुलाम बना करके इनसे खेती मजदूरी करवाओ, अपने आप रेडिकलपन दिमाग से निकल जाएगा। तो दूसरा तरीका
ये सामने आया। और तीसरा तरीका बोले कि रेडिकलाइजेशन ख़त्म करने का, तो इनको एक इंडिया का फॉर्मूला समझ में आया कि भाई योगा ले आओ, मंदिर ले आओ, रामायण और गीता पढ़ाना शुरू करो अपने स्कूलों में। जब लोगों को एक ऑल्टरनेट फिलॉसफी मिलने लगेगी, वो खुद उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, खुद ही उनको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा सब कुछ है, कि इसमें अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स हैं, अच्छा अच्छा खाना पीना, पकवान, रंग बिरंगे कपड़े, नाच गाना और सब कुछ है। तो ऑटोमेटिकली लोग उस तरफ अट्रैक्ट होंगे। रेडिकल्स धीरे धीरे कम होते होते मार्जिन पे चले जाएंगे, जो मुट्ठी भर बचेंगे उनको हम निपटा लेंगे। तो सऊदी अरब उस मॉडल पे चला गया। अब हम लोग वापस आते हैं अपनी कहानी पे, ईरान। अब ईरान के साथ कहानी ये है कि ईरान के अंदर ऑलमोस्ट 75% की पॉपुलेशन जो है उनकी, वो अपने आप को मुस्लिम नहीं मानते हैं। उनका एक कहना ये है, मानना ये है, ईरानी इस मामले में बड़ा प्राउड फील करते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ पर्शियन सिविलाइजेशन। हम लोग एक सिविलाइजेशनल कंट्री हैं, हमारी अपनी बहुत प्राचीन संस्कृति है और बहुत बड़े भूभाग पे, मतलब टर्की तक पर्शियन एम्पायर हुआ करता था, ईरान से लेकर के सेंट्रल एशिया में कई देश उसमें होते थे। तो इराक वगैरह सब कुछ पर्शियन एम्पायर के नीचे आता था एक ज़माने में। तो वो लोग उस चीज़ पे गर्व करते हैं। तो वो उनका ये कहना है कि ये जाहिलियत भरा हुआ जो रिलीजन हम लोगों के नाम पे मढ़ दिया गया है, ये हमारा रिलीजन नहीं है, हम पर्शियन एम्पायर के लोग हैं। तो 75% के करीब पॉपुलेशन ऐसी है कि जो नाम से मुस्लिम है, लेकिन वो लोग अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। और इसके आंकड़े अभी हाल में सामने आए थे, जबकि वहाँ की जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है ईरान की, उसने कुछ डेटा शेयर किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अराउंड 75 से 80% मस्जिदें ऐसी हैं कि जिनमें ताला लग चुका है, क्योंकि वहाँ पे महीनों से कोई नमाज पढ़ने नहीं आया है। तो उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी तेज़ी से वहाँ पे लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अभी हाल में विमेन के बहुत तगड़े प्रोटेस्ट्स हुए हैं ये बुर्का और मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ। अब ईरान जैसी कंट्री के अंदर लड़कियों ने सड़कों पे आकर के बहुत तगड़े प्रदर्शन किए हैं और हज़ारों की तादाद में लड़कियां आई हैं। उन्होंने अपने सड़कों पे खड़े होकर के बाल काटे, सब कुछ किया है इन सब अत्याचारों के विरोध में। ये तभी हो सकता है कि जब उनकी पूरी फैमिली का उनको सपोर्ट हासिल हो। बहुत सी लड़कियों को पुलिस ने वहाँ की अरेस्ट भी किया, मार भी दिया, टॉर्चर करते करते पुलिस स्टेशंस में, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जो वहाँ की कट्टर इस्लामिक गवर्नमेंट है, वो इन प्रोटेस्ट वगैरह से हिली हुई थी कि यार बहुत ज़्यादा समय तक हम कंट्रोल रख नहीं पाएंगे। और फिर जब ये डेटा आने शुरू हुए कि 70-75% ईरानियंस जो हैं वो अपने को एज ए मुस्लिम आइडेंटिफाई ही नहीं करते हैं, 25-30% ही हैं। और इतनी मेजॉरिटी जब रिलीजन से अलग हो चुकी है, तो उसके ऊपर रिलीजन के नाम पे रूल करना पॉसिबल नहीं है। फिर इन लोगों ने एक इज़राइल के साथ लड़ाई मोल ले ली, हमास वाली। और वहाँ पे इनको ये लगा कि शायद इस लड़ाई के नाम पे, कि ये इस्लाम की यहूदियों से लड़ाई है, इस नाम पे शायद हमारे यहाँ के लोगों को भी हम मोटिवेट कर लेंगे और वो वापस इस्लामिक उसमें आ जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन कोई ख़ास फ़र्क दिखाई नहीं दिया वहाँ की सोसाइटी में, ईरान की। उस बीच में होता ये है कि इनके जो उसी लड़ाई के दौरान इनके कुछ जो कमांडर्स थे आर्मी के सीनियर, उनको सीरिया में एक मिसाइल अटैक में मार दिया जाता है। ऑब्वियसली इज़राइल ने अटैक किया था, वो पिन पॉइंट वो किया था ईरान की एम्बेसी के बाजू की एक एनेक्स बिल्डिंग थी उनकी, उसमें ये लोग रुके हुए थे या मीटिंग कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। रात को इनको अटैक किया और सबको ख़त्म कर दिया। सिमिलरली अगर आप बात करें, ये डोर खोल दें,
अच्छा, उसके बाद अचानक एक अटैक होता है और इनके प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर रईसी और उनके जो साथ में फॉरेन मिनिस्टर ट्रैवल कर रहे थे उनका हेलीकॉप्टर शॉट डाउन कर दिया जाता है। अ, इसका किसी को समझ में आज तक नहीं आया है कि मारा किसने है। लेकिन इसके बाद जो ईरान का इस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, ये खुमैनी वाली जो पूरी इस्लामिक रजीम है, ये अंदर से हिल गई कि यार ये अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों में से कोई भी सेफ नहीं है और हम लोगों को कभी भी कहीं भी निपटाया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद इनका अमेरिका के साथ कुछ इंटरनल नेगोशिएशन हुआ है और मैं आपको बिल्कुल बोल सकता हूँ कि अमेरिका के साथ ईरान की ये इस्लामिक रजीम जो है, ये कंटिन्यूसली संवाद करती आई है, बातचीत करती आई है और एक फिक्स मैच टाइप का ये लोग खेलते रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस लगा रखे थे। आप ये बोलेंगे कि अमेरिका ने तो ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे। तो देखिए, प्रतिबंध ईरान ईरान के ऊपर लगे हुए थे, लेकिन उन प्रतिबंधों के कारण ये जो कट्टर इस्लामी रूल है, ये ईरान पे बना रहा। क्योंकि होता क्या है कि पब्लिक जो है, उसके पास इनकम का, पैसा कमाने का कोई सोर्स बचता नहीं है जब इतने प्रतिबंध लग जाते हैं। फिर वही होता है कि सरकार जो जुगाड़ कर ले, इधर उधर से पैसा ले आती है, सारा पैसा सरकार के हाथ में रहता है। तो पब्लिक फिर गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाती है। फूड की सप्लाई हो मार्केट में या चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ सरकार को मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी बिजनेस जो है वो ऑपरेट करने की पोजीशन में नहीं होता है। तो ऐसी हालत में जितने ज़्यादा प्रतिबंध लगेंगे, सरकार के हाथ में अपनी जनता को कंट्रोल करने का उतना ज़्यादा पावर आ जाएगा। तो अमेरिका इन पे प्रतिबंध लगा रहा था, उसका फ़ायदा अमेरिका को ऑयल के प्राइसेस रेगुलेट करने में हो रहा था और प्रतिबंध लगे होने के कारण ईरान की गवर्नमेंट को अपनी जनता को दबा के कंट्रोल करके रखने में आसानी हो रही थी। अब प्रतिबंधों के कारण ईरान का कोई भी व्यक्ति है, उसको इजीली कहीं का वीज़ा नहीं मिलेगा, कहीं आ जा नहीं सकता, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, बहुत सारे रोक हैं। तो एक तरीके से वो कंट्री जिस पे प्रतिबंध लगता है वो एक जेल बन जाती है और वो जेल जिसके कब्जे में है वो मालिक है। तो ऐसी हालत में जो ये इस्लामिक रजीम है, उसके ऊपर इन प्रतिबंधों से एक उनको हेल्प मिल रही थी। तो वो अमेरिका के साथ वो लगातार टच में रहते थे। इन्होंने क्या है, बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा कर रखी थी, जैसे हमास को कर रखा है, हिजबुल्ला को कर रखा है, ये यमन में हूतियों को कर रखा है। अब कभी भी अचानक उठ के हूती जो हैं वो सऊदी अरब को धमकी अमकी देते थे। जैसे अमेरिका की कोई बात सऊदी अरब नहीं मान रहा है, उन्होंने एक फ़ोन ईरान लगाया, ईरान से हूतियों को आदेश आया, हूतियों ने उठा करके मिसाइलें चलानी शुरू कर दी, रॉकेट फेंकने शुरू कर दिए। सऊदी अरब के ऑयल फील्ड्स वगैरह वहीं लगते हैं यमन के बॉर्डर पे। सऊदी अरब प्रेशर में आ गया, वो परेशान होगा, वो जाएगा अमेरिका के पास कि यार देखो क्या हो रहा है, कुछ करो। वो अमेरिका इधर उधर की बात बात करके और उसको बंद करा देता था। सेम वे हिजबुल्ला, हिजबुल्ला वहाँ बैठ करके जब चाहे तब इसराइल के ऊपर रॉकेट फायर कर रहा है, कभी हमास फायर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो अमेरिका के लिए ईरान और ईरान के जो प्रॉक्सी टेररिस्ट थे, ये अमेरिका के लिए भी यूज़फुल थे। तो अमेरिका ने इनको भी छूट दे रखी थी कि ठीक है, पाल के रखो, तुम खुराफात करते रहो। और यही सारी हरकतें अपने यहाँ दिखा दिखा करके रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा देते रहते थे ईरान के रॉयल वो। अब हुआ ये कि अमेरिका को ये रियलाइज़ हो गया है कि यार अब हम वर्ल्ड सुपर पावर बन के और ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते हैं। अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आएगा तो हमारे ये जो गंध हैं, जो हमने अंडरग्राउंड रिलेशनशिप्स बना बुनू करके और अपने तानाशाह जगह जगह बिठाए हुए हैं, ये एक्सपोज होने लगेंगे। अब आज अमेरिका डील कर रहा है ईरान से, किसी को घुसना नहीं है, या ईरान है वो अपने लेवल पे थोड़ा बहुत रशिया से, थोड़ा बहुत चाइना से डील कर रहा है और इनका फिक्स मैच चल रहा है। लेकिन कल को सपोज रशिया भी पावरफुल बन के इमर्ज होता है, चाइना भी पावरफुल बन के इमर्ज होता है, इंडिया भी पावरफुल बन के इमर्ज होता है
और अमेरिका है मान लीजिए। अब ये 4 पावर्स हैं, ईरान से चारों डील करते हैं, तो 4 में से 3 को तो पता चल ही जाएगा दूसरों को कि ईरान के साथ अमेरिका का कौन सा फिक्स मैच चल रहा है। तो अमेरिका ने अब अपने ये सारे गंदे खेल जो हैं इनको वाइंड अप करना शुरू किया है। तो वो अफ़गानिस्तान से चुपचाप अपनी आर्मी लेके निकल गए। ऐसे ही ईरान के अंदर उन्होंने बोला कि भाई अब तुम लोग अपना हिसाब देखो, करना क्या है। तो रईसी की मौत के बाद उन ईरानियों को ये समझ में आ गया कि भाई अमेरिका जो कह रहा है वो हमें फॉलो करना है, मानना है। तो अभी जो उनके यहाँ ये हुआ है, इलेक्शंस हुए हैं, उसमें जो इनके एक नए प्रेसिडेंट बने हैं, पेज मशकीन क्या करके उनका नाम है, तो ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रिफॉर्मर। वो बुर्का जो है उसके ऊपर विरोध करते हैं कि नहीं, लड़कियों को फ्रीडम होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनका ये जो इस्लामिक रेजीम है इससे काफ़ी उल्टा व्यू पॉइंट है। और मज़े की बात यह है कि जो खुमैनी या खमनाई की कंट्रोल की हुई एक टॉप की काउंसिल है, सुप्रीम काउंसिल है, वो डिसाइड करती है कि चुनाव लड़ेगा कौन। तो ये मशकीन साहब जो हैं, पेजशकीन क्या है इनका नाम याद नहीं रहता मुझे, मसूद पेजशकीन, तो इनको अप्रूव उसी सुप्रीम काउंसिल ने किया है। तो अब आप खुद सोचिए कि जो आदमी बुर्का और इस टाइप की चीज़ों के अगेंस्ट में बात करता है, उसको ये कट्टर इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल कैसे अप्रूव कर रही है इलेक्शन लड़ने के लिए, और ना सिर्फ अप्रूव कर रही, वो बंदा जीत भी गया इलेक्शन। तो यहाँ से अब ईरान के अंदर भी ये एक फेज़ आपको दिखाई देगा कि धीरे 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 जो कट्टर इस्लामिक ये रजीम है, ये किसी भी दिन अपना बैग पैक करके ईरान छोड़ करके निकल लेंगे और ईरान में डेमोक्रेसी प्रॉपरली बहाल हो जाएगी। और ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बोला कि 75% के आसपास ईरानियंस जो हैं वो अपने आप को मुस्लिम मानते नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ईरान अचानक से एक फ्री कंट्री बन के इमर्ज हो जाएगा। ऑयल ऑलरेडी उनके पास है, तो ऑयल अगर उनका मार्केट में आ जाता है, उनको फ्रीडम मिल जाती है और वो पूरे ट्रेड और बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी ही ईरान एक पैसे वाली और सक्सेसफुल कंट्री बन के इमर्ज होगा। और ये रियलाइजेशन भी ईरान की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा हो गया है कि जब से इस्लाम हमारे कंट्री में आया है, उसके बाद से हमारा पर्शियन एम्पायर से एक पैसे वाला देश, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, ऐसी ही कुछ यादें ईरानियंस की अपने पर्शियन एम्पायर को लेके। तो उनका भी यही मानना है कि जब से इस्लाम आ गया है उसके बाद से हमारे यहाँ भी ये जो सोने का एम्पायर था ये बिल्कुल बर्बाद हो गया है, हम लोग भूखे नंगे हो गए हैं, बुरे हाल हो गए हैं हम लोगों के। तो वो भी इसलिए इस्लाम से नफ़रत टाइप की करने लगे हैं और उससे छोड़ के अलग होना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा ईरान को एक नॉन इस्लामिक कंट्री बनने में। तो ये एक बयार पूरे मिडिल ईस्ट में चल रही है कि जहाँ सऊदी अरब भी अपने आप को इस्लाम से अलग करना चाह रहा है, ईरान का अब आपको रास्ता समझ में आ रहा होगा कि वो भी इससे अलग जा रहे हैं। और इसके अलावा बाकी की जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से अपनी चीज़ों को बदल रहे हैं। और भारत के अंदर की जहाँ तक बात है, तो भारत के अंदर जो ये जिहादी एक क्राउड है, ये आप समझ लीजिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप के लोग हैं। क्योंकि जब इस्लामिक सेंटर्स जो हैं, अरब हो गया, ईरान हो गया, जब इन कंट्रीज़ के अंदर से इस्लाम अपना वजूद खो रहा है, तो इंडिया के अंदर, हाँ, मसूद पेजशकिन, तो ये वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। तो इस्लाम जो है अब क्या है कि वो अपने आप एक वाइंड अप वाली फेज़ में आ गया है, क्योंकि अब ये इन कंट्रीज़ को ऐसा लग रहा है कि इस्लाम हमारे लिए एक लायबिलिटी है, हमारे सर पे एक बोझ है और इससे हमको निकलना है।
और अगर हमको पूरी दुनिया के साथ मिल के चलना है तो ये हमारे पैरों में बेड़ियां डालता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि सऊदी अरब जो है वो यूएई के साथ मिलके, इंडिया के साथ मिलके अपने यहाँ डी रेडिकलाइजेशन लाने के लिए वो मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। अपनी पुरानी जो कल्चर है, जो उनके यहाँ 3 देवियों की पूजा होती थी, उनकी वो खोज कर रहे हैं, खुदाइयाँ हो रही हैं उनके यहाँ, उनके पुराने मंदिर निकाले जा रहे हैं और म्यूज़ियम्स में उनकी मूर्तियाँ वगैरह रख के और उस पे डिस्कशंस हो रहे हैं। वहीं अबू धाबी और बाकी की जो यूएई की कंट्रीज़ हैं, वो अपने यहाँ बड़े-बड़े टेम्पल्स बना रहे हैं। टेम्पल्स बनेंगे तो हिंदू जो फेस्टिवल्स होते हैं, होली है, दिवाली है, दुनिया भर के त्योहार हैं, वहाँ पे एक अच्छी खासी लाखों की संख्या में हिंदूज़ रहते हैं जो जॉब बिज़नेस के लिए गए हुए हैं। तो ये लोग मिल कर के जब सेलिब्रेट करेंगे अपने त्योहार और उनको हर तरह की फ्रीडम दी जाने लगेगी, तो जब वो ग्रैंड्योर और ग्लैमर दिखाई देगा कि एक ये रिलीजन है कि जिसके यहाँ पे हर 2 महीने 3 महीने पे एक बड़ा फेस्टिवल होता है, सारे लोग आते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और एंजॉय करते हैं, फैमिली, लड़कियाँ, बच्चे सब एक बराबर से एंजॉय करते हैं, सबको फ्रीडम है। तो वो उस कल्चर को अपने यहाँ ला के रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ईरान की रही बात, तो ईरान के अंदर रेडिकलाइजेशन जो है वो सरकार के ही लेवल पे बचा है, पब्लिक में ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ से सरकार भी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि वाइंड अप होने वाली स्थिति में आ चुकी है। तो ये जो पूरा बेल्ट है, इस पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर से रेडिकल इस्लाम और बेसिक फंडामेंटल इस्लाम दोनों के दिन बहुत कम बचे हैं। ये बहुत तेज़ी से वाइंड अप हो रहा है। एक्स मुस्लिम्स की अगर आप बात करेंगे तो आज की डेट में शायद दुनिया में पॉपुलेशन परसेंट में आप हिसाब लगाएं तो जैसा मैंने बोला 75% के आसपास की पॉपुलेशन ईरान की एक्स मुस्लिम हो चुकी है। उसमें से बहुत सारे लोग खुल के बोलते हैं, बहुत सारे लोग अंदर आप बैठेंगे पर्सनल लेवल पे बात करेंगे तो आपको बता देंगे कि हम नहीं बिलीव करते, नहीं फॉलो करते, ना वो मस्जिद वगैरह में जाते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं। तो ये ईरान में भी 75% तक ये फिगर चला गया है। सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ पे भी वो थोड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पे भी ये बोला जाता है कि 25 से 30% जो पॉपुलेशन है सऊदी अरब की, वो ऑलमोस्ट एक्स मुस्लिम हो चुकी है। ये हालत है कि अगर आप एक एवरेज सऊदी से मिल कर के बात करेंगे किसी व्यक्ति से, तो आपको ताज्जुब होगा देख सुन करके उसकी बात की शायद वो पूरा बचपन से लेकर के जवानी तक सऊदी अरब में रहा होगा और उसने पूरी ज़िंदगी में एक आधा बार कभी हज वगैरह किया हो तो किया हो। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सऊदी अरब में रहे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, बाहर पढ़ने गए, वापस लौट के आए, काम धंधा व्यापार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हज के लिए भी नहीं जाते हैं, जो उनके घर से शायद 200-300 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ भी नहीं जाते हैं। तो वहाँ पे भी ये सिचुएशन है। इवन पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में भी 20 से 25% लोग आज की डेट में एक्स मुस्लिम अपने आप को कहने लगे हैं, जिसमें से 10 से 15% तो खुल के बोल रहे हैं, बाकी के 10-15% थोड़ा मौलवी ब्रिगेड के दबाव में छुप करके बोलते हैं, लेकिन 25 से 30% की पॉपुलेशन वहाँ पे भी अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलने लगी है। तो अब बचता है सिर्फ हमारे और पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर का वो एक कम पढ़ा लिखा गरीब तबका जिसके अंदर ये कट्टरपन बाकी बचा है। ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेंगे नहीं, क्योंकि इनको सपोर्ट जहाँ से मिलता है, जो पैसे वाला तबका है इनका, जब ऊपर वाले ही छोड़ने की तैयारी में हैं या छोड़ करके जा रहे हैं, तो ये लोग अपनी ढपली लेके कब तक अपना राग बजाएंगे। तो वो वाली एक स्थिति है। तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बीमारी है ये बहुत तेज़ी से सिमट रही है और हर इंटरनेशनल फोरम पे आज की डेट में और हर मेजर कंट्री आज की डेट में टेररिज्म से परेशान है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडिया हो। आज सबको टेररिज्म का खतरा भी दिखने लगा है और उसका स्वाद भी मिल चुका है। तो आज हर फोरम पे बात हो रही है कि टेररिज्म को ख़त्म करना है। तो जो हार्डकोर रेडिकल मुस्लिम्स हैं, जो ये टेररिज्म टाइप की एक्टिविटी तक इन्वॉल्व होते हैं, उनका तो टारगेटिंग बहुत तेज़ी से पूरे इंटरनेशनल लेवल पे होने वाली है और उनको मार के ख़त्म कर देने वाली
मूड में पूरी दुनिया आ चुकी है। बचे कुचे जो थोड़े बहुत हैं उनका ट्रीटमेंट अपने आप हो जाएगा, ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ईरान में जो ये एक नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, उनको एक आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वो डी रेडिकलाइजेशन के एजेंट के रूप में लाए गए हैं और वो रेडिकलिज्म को ख़त्म करेंगे। तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में अपने को एक पॉजिटिव साइन दिखाई देना शुरू हो जाए ईरान के अंदर से। जैसे उन्होंने बोला है कि मॉरल पुलिस वगैरह जो है ये नहीं होनी चाहिए सड़कों पे, महिलाओं को बुर्का उर्का के लिए फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो सब उनके विचार हैं और काफ़ी सेंसिबल आदमी लगते हैं, क्योंकि बहुत यंग एज में जब वो थे तो उनकी एक डॉटर का और उनकी वाइफ का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद इनके शायद 2 बेटे 1 बेटी या 2 बेटियां 1 बेटा, ऐसे 3 बच्चे बचे हुए थे। तो इन्होंने ईरान में रहने के बावजूद कोई दूसरी शादी नहीं की। ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हार्ट के सर्जन हैं। बावजूद उसके इन्होंने अपने बच्चों को साथ में रख करके पाला पोसा, कोई शादी वादी दूसरी की नहीं। जबकि ईरान में मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा देखना असंभव टाइप की चीज़ है। तो बहुत अलग सोच के व्यक्ति हैं, बहुत आप कह सकते हैं कि एक तरीके से इनके संस्कार जो हैं वो काफ़ी सनातनी टाइप के संस्कार हैं। तो उम्मीद है कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा ही होगा और ईरान से एक रेडिकल इस्लाम बाहर निकल जाएगा। सऊदी अरब बहुत मेहनत कर रहा है और उन्होंने तो मोहम्मद बिन सलमान ने बोल ही रखा है कि 2030 तक हम सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगले 5-6 सालों के अंदर बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा इस्लाम